में पढ़ा था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स न्यू है, जिन्होंने अभी तक थर्मोडायनामिक्स नहीं करा है ना, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, थोड़े से ही लेक्चर्स हैं, अभी थर्ड चैप्टर ही हमने स्टार्ट किया है। तो हमने प्रीवियस क्लास में प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, प्रीवियस क्लास में हमने मैक्सवेल मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। वेलोसिटी मतलब हम लोग पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, स्पीड वाला हमने टेबल बना लिया था। ठीक है, स्पीड वाला जो टेबल है, ठीक है, एक वेलोसिटी होती है, एक स्पीड होती है। तो हमने प्रीवियस क्लास में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो टेबल था, ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो एक बार मैं टेबल रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या था। तो हमारा ये है टेबल। हम लोग 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, एक 1D है, एक 2D है, एक 3D है। ठीक है, तो हमारे पास एक 3D के लिए बात करेंगे, एक 2D के लिए और एक 1D के लिए हम बात करेंगे। 3 रो बन जाएंगी टेबल में। तो एक हमने लिखनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और एक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी, एक हमारे पास हो जाएगी एवरेज स्पीड, और एक हम लोग बात करेंगे VRMS की। ठीक है, देखो ये नोटेशंस का फर्क है। मैंने पहले भी बताया था कि बुक्स में ना नोटेशंस का बहुत फर्क डालते हैं। वो कई बार जैसे स्पीड है, उसको सी से डिनोट कर देती है। ठीक है, सी को स्पीड ऑफ लाइट मत समझना, जस्ट एक नोटेशन हमने यूज करी है। स्पीड के लिए हम लोग कई बार सिंबल सी भी यूज कर लेते हैं, स्पीड के लिए हम लोग कई बार सिंबल वी भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रही हूँ। हमने इस चैप्टर में 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, एक स्पीड के बारे में, एक वेलोसिटी के बारे में। तो अभी जो मैं टेबल बना रही हूँ, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो टेबल बनाया है, वो बनाया था स्पीड के लिए। तो उसकी अगर मैं वैल्यूज की बात करती हूँ, तो उसकी जो वैल्यूज थी वो आई थी m/2π kBT रेज टू पावर। ठीक है, अब यहाँ पे ना, एक प्रीवियस क्लास में मैंने याद कराने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ना पावर लिखी थी 1/2, मैंने ऐसे लिखा था। ठीक है, एक ये वाला लिखा था, ये वाली टर्म तो सब जगह ही आएगी, m/2π kBT, यहाँ पे भी पावर 1/2, m/2π kBT, यहाँ पे भी पावर 1/2। साथ में था हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म क्या थी? -mv²/2 kBT। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म सब में सेम आएगी, ये भी टर्म जो है वो सब में सेम आएगी। और अगर 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पे 4v/dv आता है। अगर 2 डायमेंशनल है तो 2πv/dv आता है, यहाँ पे 4πv² dv आता है। और 2D है तो 2πv/dv आएगा, और अगर 1D है तो सिंपली dv आता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको याद कराने के लिए कि यहाँ पे चीज नोट डाउन कराई थी कि सब में ना m/2π kBT की जो पावर है वो 1/2 लिखवाया था। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो टेबल अभी मैं आपको लिखवा रही हूँ ना, ये फाइनल टेबल है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। तो 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे पावर आएगी 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 डायमेंशन है तो 3/2 पावर आएगी, 2 डायमेंशनल है तो 2/2 आएगी पावर, और अगर 1 डायमेंशनल है तो पावर 1/2 आएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीजें याद करने के लिए हो गई थी, तो मैंने सिर्फ 1/2 पावर लिख के छोड़ा था। तो ये फाइनल टेबल है जो आपने याद रखना है। 3D है तो 3 आएगी पावर, 2D है तो 2 आएगी, और 1D है तो 1 आएगी। तो इसको याद रखना तो सबसे आसान है। ठीक है, और अगर हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास है? 2 kBT/m। ठीक है, और इसमें से हम लोग एक एक कम करते चले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ना, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमारे पास 3D के लिए आई है 2 kBT। 2D है तो एक कम कर दो, 2 में से एक कम करोगे एक आएगा, kBT/m बच जाएगा। और एक में से एक और कम कर दोगे तो 0 बन जाएगा, है ना, 1 - 1 करोगे 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की वैल्यू हमारे पास थी 8 kBT/πm, 8 kBT/πm। तो हमने 2D में क्या करना था, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो पाई ऊपर चला गया और 8 नीचे चला गया, है ना। पाई 8 और पाई को इंटरचेंज करना है, तो ऊपर चला गया पाई, और साथ में केवीटी है, डिवाइडेड बाय, नीचे 8 नहीं लिखना 2 लिखना है, क्योंकि 2 डायमेंशनल की बात हो रही है। और नीचे आ जाएगा आपके पास 2m। तो ये वैल्यू थी। ठीक है, अब फिर से इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करोगे 2 kBT/πm। ये टेबल ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में ना मैं सिखा चुकी हूँ कि कैसे बनता है, तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। और VRMS की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3 kBT/m।
3D है तो 3 kBt/m, 2D है तो 2 kBt/m और 1D है तो 1 kBt/m हो जाएगी। तो ये हमारा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर थी, ठीक है, ये बस इसको ध्यान में रखना था कि अगर 3D है तो 3/2 आएगा, 2D है तो 2/2 आएगा और 1D है तो 1/2 आएगा। तो ये हमारा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल है। अब चलते हैं आगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, हम लोग बात किसकी करेंगे? वेलोसिटी की करेंगे। वेलोसिटी से पहले कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में अगर हम लोग देखें, देखो, अगर मैं यहाँ पे थ्री डायमेंशनल की बात करूँ, ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन मतलब पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इनमें से स्पीड कौन सी ज्यादा होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी जब आरएमएस वैल्यू बड़ी होगी, है ना। मतलब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में कि कौन सी स्पीड है जो सबसे बड़ी होती है, जब कौन सी स्पीड है जो सबसे ज्यादा छोटी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं सिंपली थ्री की बात करूं, अगर मैं सिंपली थ्री की बात करती हूँ, तो थ्री के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी आई है? 2 kBt/m, है ना। तो अगर आप एक चीज देखना, जैसे एक एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू कितनी है? 8/पाई और kBt/m, तो ये kBt/m ना कॉमन मिलेगा आपको। VRMS कितना आया है 3D के लिए? 3 kBt/m। तो देखो kBt/m एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन दिख रहा है ना कॉमन। इधर भी आपको ये फैक्टर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसको बाहर निकाल लें, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं इस फैक्टर को, तो क्या बनेगा देखो, तो अंदर बचा रूट और साथ में ये वाला फैक्टर बिल्कुल ही कॉमन है, वो सब में ही देखने को मिल रहा है। इधर आ रहा है 8/पाई और साथ में क्या है? √kBt/m। और इधर आपके पास √3 है और साथ में kBt/m। तो मैंने कॉमन चीज ना साइड में निकाल दी, क्योंकि ऐसे नहीं पता चल रहा। अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को देखो, एवरेज वैल्यू को देखो, आरएमएस वैल्यू को देखो, मेरे को नहीं पता चल रहा है इसमें से छोटी कौन सी है वैल्यू या बड़ी कौन सी है, तो हमने कॉमन फैक्टर को साइड में निकाल दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है √2 होता है 1.41। ठीक है, √2 कितना होता है? 1.41। और साथ में आ रहा है √kBt/m। और अगर मैं √8/पाई निकालूं, ठीक है, √8/पाई निकालूं तो ये अप्रोक्सीमेट 1.6 आएगा। और अगर √3 की बात करें तो ये 1.73 होती है वैल्यू। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी वैल्यू है ना। सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है, देखो एक बार आ रहा है 1.41, एक 1.6 है, एक 1.73 है। ठीक है, साइड वाला फैक्टर तो कॉमन नहीं है तीनों में। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी आपके पास छोटी है। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब ये मिनिमम स्पीड होगी, और ये क्या है? आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो VRMS सबसे बड़ा है, उसके बाद एवरेज वैल्यू और उसके बाद क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ये है ट्रेंड इसका, ये क्या है? ट्रेंड है। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, और याद रखना 2022 का जो पेपर हुआ था ना अभी, इसी में से क्वेश्चन आया हुआ था, यही ट्रेंड। ठीक है, इसी ट्रेंड के ऊपर चार ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, किसी में VRMS आगे कर दिया, किसी में एवरेज वैल्यू आगे कर दी, ये कर दिया। तो ये आपका PYQ बन के आया हुआ था, कितना आसान। ठीक है, बहुत आसान आया हुआ था फिजिक्स का पेपर। मतलब बच्चे डरते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का ट्रेंड है। तो बार बार पेपर में ये याद नहीं रखोगे, ऐसे बार बार स्टेप नहीं करने आपने, जो मैंने आपको करके दिखाए हैं इसको डायरेक्ट लर्न करना है आपने। ठीक है, इसको आपने डायरेक्ट लर्न करना है कि VRMS सबसे बड़ा है, फिर एवरेज वैल्यू है, फिर होती है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो ये हमारा पॉइंट जो है डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। RMS वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर एवरेज एवरेज वैल्यू है, फिर क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक तरफ रख लूं मैं स्पीड, ठीक है, एक तरफ मैं रख लूं वेलोसिटी, प्रोबेबिलिटी। एक तरफ मैंने प्रोबेबिलिटी रखी है और एक तरफ मैंने रखी है स्पीड। तो अगर इसका ग्राफ बनाए, इसका ना ग्राफ जो होता है प्रोबेबिलिटी का, वो ऐसे होता है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है वो ऐसे बनता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये फैक्टर होते हैं ना, m/2 पाई kBt ना, raised to power 3/2, फिर साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है, और साथ में फिर 4 पाई v² dv। तो इन पूरे का जो ग्राफ है हमारा, ठीक है, वो ये गॉसियन ग्राफ बन के आता है। ठीक है, ये शायद ना आपने क्वांटम में पढ़ा भी हो, गॉसियन
ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो ये बनता है, ठीक है? तो इसके ग्राफ पे भी हमने देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमने डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है? वो डेरिवेशन करने जाएँगे 3-4 लेक्चर डेरिवेशन में ही चले जाएँगे और पेपर में उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना? अब आपके माइंड में आएगा कि ये कैसे आ गया ग्राफ? तो इसको याद ही रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, चाहे स्पीड है, चाहे वेलोसिटी, वो ऐसा ही बनता है, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ है, वो ऐसे कोई गॉसियन सरफेस की तरह बनता है, ठीक है? गॉसियन ग्राफ होता है इसका। और अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड ये होती है, उसको हम लोग क्या, सबसे ज़्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स, है ना? मतलब मैक्सिमम मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर रही हूँ सेंटेंस को कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि क्या होती है, कि ज़्यादातर पार्टिकल्स के पास ये स्पीड है, ठीक है? ज़्यादातर पार्टिकल्स मीन्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर पार्टिकल्स की स्पीड ये है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना? पीवी स्पीड है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का नाम दे रहे हैं। और फिर उसके बाद आ रही है हमारे पास एवरेज स्पीड, और फिर आ रही है हमारे पास आरएमएस वैल्यू। क्योंकि देखो इधर को बढ़ रही है ना स्पीड, तो वीआरएमएस सबसे बड़ा है, फिर एवरेज वैल्यू है, फिर हमारे पास क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। तो ये इसका ग्राफ है। इसका क्या है? ग्राफ है। उसके बाद ये बना लिया, इसको कर दूं नेक्स्ट स्लाइड इसकी। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो मैंने एक तो आपको पहले टेबल सिखाया, फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है ये ट्रेंड में से क्वेश्चन आया ही हुआ है ना? और फिर थर्ड आ जाता है ग्राफ में से क्वेश्चन, केवल ग्राफ भी पूछ लेते हैं। फोर्थ मतलब 4 ही तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वो फोर्थ पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन बनता है, वो करवाने जा रही हूँ आपको मैं। इसमें ना जैसे वेरिएशन पूछ लेते हैं कई बार, और ये भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरिएशन कैसे पूछ लेते हैं? वो पूछ लेते हैं कि बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा? अगर मैं मास बढ़ा दूं तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा? जैसे मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं 3D की बात करूं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है m/2 पाई kbt रेज़ टू पावर 3/2 ई रेज़ टू पावर माइनस mv²/2 kbt, और साथ में आ जाता है 4 पाई v² dv। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कांस्टेंट चीजें हटा दो, ठीक है? पहली चीज हम लोग, जैसे इसमें m है, कांस्टेंट दिख रहा है, 2 पाई है कांस्टेंट है, केबीटी t कांस्टेंट है ना? फिर एक्सपोनेंशियल में देखोगे m 2 पाई केबीटी होगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने वेरिएशन जो फैक्टर इधर फैक्टर दिख रहा है ना, वो है वेलोसिटी, स्पीड। v दिख रही है आपको स्पीड, तो स्पीड के साथ तो हम लोग वेरिएशन ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारी स्पीड के साथ कैसे वेरी करती है, ये तो हम लोग ग्राफ वैसे भी बना चुके हैं, ठीक है? अब इसमें इस पूरे इसमें ना दो फैक्टर्स और आ रहे हैं, एक मास आ रहा है और एक आ रहा है टेम्परेचर। दो फैक्टर्स और दिख रहे हैं इसमें, बाकी पाई तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है ना? तो दो फैक्टर और दिख रहे हैं, एक मास है, एक टेम्परेचर है। अगर मास और टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इस ग्राफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, है ना? जब बढ़ाऊं जब मैं घटाऊं, तो इस ग्राफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मैंने ये देखना है। बट मैं ये इकट्ठे नहीं देख सकती, ये मैं इकट्ठा नहीं देख सकती वेरिएशन, कि मैं मास और टेम्परेचर दोनों को ही बढ़ा के देखूं। वेरिएशन ऑलवेज सिंगल सिंगल देखी जाती है, ठीक है? तो मैं मेरे पास दो तरीके होंगे, ठीक है? दो तरीके कौन से होंगे, कि एक बार मैं क्या करूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं और मास के साथ वेरी करके देखूं, मास के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करके देखूं, ठीक है? एक बार मैं क्या कर दूं, मास को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर को वेरी करके देखूं, क्योंकि दो ही वेरिएबल के साथ देखना चाहते हैं, तो इकट्ठे तो वेरिएशन में देख नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं अलग अलग करके देखूंगी। एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को वेरी कराएंगे। तो इधर मास कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को वेरी करा के देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है? वेरी करा के देखना है हमने क्या होगा। तो यहाँ पे आगे चलने से पहले देखो, इधर ना हमारे पास ऐसे जो फैक्टर्स हैं, 2 पाई कांस्टेंट है, केवीटी कांस्टेंट है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखूं, है ना? तो यहाँ पे m है, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी मतलब लगा के ना जो कांस्टेंट है उसको हटा दिया, तो इधर आ रहा है m, नीचे बच रहा है t, और पावर कितनी है 3/2। फिर एक्सपोनेंशियल टर्म है,
ठीक है, फिर आ जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या है, m बाई टी। बाकी फैक्टर्स तो हम लोग ऑलरेडी ले ही चुके हैं ना, तो मैं सिर्फ मेरा फोकस m और t पे रहेगा अभी। और 4 पाई v² डी भी है ना, ये मेरे को लेने नहीं है क्योंकि ये तो देख ही चुके हैं हम लोग वेरिएशन। तो सिर्फ मास और टेम्परेचर वाले फैक्टर इन दोनों में आ रहे हैं, या तो डायरेक्टली टर्म आ रही है या एक्सपोनेंशियली आ रही है, दो ही टर्म्स है। ठीक है, या तो डायरेक्टली आ रही है या फिर एक्सपोनेंशियली आ रही है। अब आप एक चीज देखो, ई की पावर है समथिंग, ई की पावर है समथिंग। तो ई की पावर जैसे मान लो वो भी माइनस में है ना, ई की पावर जैसे मान लो 10 आया, तो उसकी वैल्यू कितनी का आ जाएगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट मैक्सिमम टाइम 0 पॉइंट समथिंग ही है, क्योंकि वो भी माइनस में चला गया। तो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है ना, आप हम लोग कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं 100 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, कुछ भी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो जो एक्सपोनेंशियल ई की पावर आ रही है ना, आ गई, तो जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियली वो वैसे ही स्मॉल हो जानी है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे ना, ये वैसे ही स्मॉल आ जाएगी, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, जब मैं वेरिएशन देखना चाहती हूँ, तब मेरे पास दो फैक्टर्स है, एक तो डायरेक्टली फर्स्ट टर्म आ रही है, एक सेकंड टर्म एक्सपोनेंशियल में भी एम और टी पड़े हुए हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा इफेक्ट करेगी नहीं। ठीक है, तो वो जीरो, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू तो डायरेक्टली पड़ी हुई है ना, अगर 100 है तो 100 देख लो, एक तरफ 0 पॉइंट समथिंग है, 0.1 आ गया मान लो, तो बहुत स्मॉल वैल्यू। तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हम लोग निग्लेक्ट करके चलेंगे जब भी हमने वेरिएशन देखनी हो। तो मेरे पास सिर्फ फर्स्ट फैक्टर बचा है, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर बचा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो वेरी कर रही है m बाई टी के साथ, रेज टू पावर 3/2, ये वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फर्स्ट केस लेके चलूं, फर्स्ट केस में हमने मास को कर दिया कांस्टेंट और टेम्परेचर करवाया वेरी, टेम्परेचर मैंने कर दिया वेरी। तो अगर मास को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर को कर दिया वेरी, तो यहाँ पे देखो मास कांस्टेंट है, टेम्परेचर कर दिया वेरी, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे कर रही है, इनवर्सली है। मास तो कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन हो रही है, इनवर्सली वेरिएशन है। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो इनवर्सली वेरी कर रही है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इनवर्स रिलेशन आ गया यहाँ पे, इनवर्स रिलेशन आ गया है। ठीक है, और सेकेंडली अगर हम लोग एक ना मोस्ट प्रोबेबल, मैं वैल्यू की बात करती हूँ, मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड हमने लिखी थी वो लिखी थी 2 kBt/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखी थी ना, √2 kBt/m। अच्छा एक चीज ना अपनी कॉपीज पे बड़े ध्यान से लिख लेना, कि जब भी आपको पेपर में ना डायमेंशन ना मेंशन हो, या जब भी आपको पेपर में डायमेंशन मेंशन ना हो, कि ये 1D की बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं या 3D की बात कर रहे हैं, तो आपने 3D का केस लेके चलना है। तब आपने 3D का केस लेके चलना है। तो इस चीज को नोट डाउन करो। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करो कि जब भी आपको पेपर में मेंशन ना हो कि 1D है, 2D है, 3D है, तब आपने 3D का केस लेके चलना है। इस चीज को बहुत है ना, अपनी कॉपीज पे बॉक्स में बंद करके स्टार बना के लिख लेना, ये माइंड में चीज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई डायमेंशन मेंशन नहीं करे, तो मैं 3D की बात कर रही हूँ, तो 3D में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है 2 kBt/m। तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो टेम्परेचर और मास के साथ कैसे वेरी कर रही है, ऐसे वेरी कर रही है। मास तो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो उसका मतलब ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी तो कम होगी, बट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये दो वेरिएशन है जो ग्राफ बनाने के लिए बहुत काम आएंगे। ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों का बहुत यूज होना है, कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हमें पता चल गया कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ने कम होना है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ने बढ़ जाना है। तो मैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ने कम होना है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ने बढ़ जाना है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरफ है हमारे पास स्पीड और इस तरफ है प्रोबेबिलिटी। तो ये तो ग्राफ में पहले ही बना चुकी हूँ, ऐसे ही बनता है प्रोबेबिलिटी और स्पीड का ग्राफ। मान लो ये टेम्परेचर T1 पे था, ठीक है, ये टेम्परेचर T1 पे था, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू थी आपकी VP1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया,
मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होना चाहिए? अगर टेम्परेचर बढ़ाऊँगी तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी ने डिक्रीज़ होना है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ने इंक्रीज़ होना है। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पहले यहाँ पे है तो आगे कहीं जाएगी ये, है ना? इंक्रीज़ तो मतलब आगे ही बनेगी ना कहीं पे। और प्रोबेबिलिटी पहले हमारे पास इतनी है P1, प्रोबेबिलिटी ने डिक्रीज़ होना इसका मतलब नीचे जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट होगा। देखो, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बढ़ा दी मैंने, बढ़ा दी, VP2 ज़्यादा है VP1 से, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम कर दी, P2 हमारा लेस है P1 से, तो ये बना ग्राफ। ये किस टेम्परेचर पे बना? T2 पे, और T2 ज़्यादा है P1 से। ये ग्राफ आया है सबको समझ में कि नहीं? इस ग्राफ में तो नहीं है किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो 2 ही फैक्टर्स थे, मैंने प्रोबेबिलिटी और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ध्यान में रखा, ठीक है? बस उसी से मैंने क्या कर दिया? ग्राफ बना दिया। उसी से मैंने क्या कर दिया? ग्राफ बना दिया। तो अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, तो मास वाला ग्राफ तो बनाना और भी आसान है ना? मास वाला ग्राफ बनाना और भी आसान है। प्रोबेबिलिटी हमारी मास और टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करती है। तो इस केस में अब क्या होगा? हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और मास को वेरी करवाना है। मास को वेरी करवा दो। तो अब प्रोबेबिलिटी हमारी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होती है, वो हमारी क्या होती है? रूट m/t। तो इसका मतलब, अरे नहीं उल्टा, ये थी ना वैल्यू, T/m होता है। T/m। तो इसका मतलब T कांस्टेंट रखना है तो ये उल्टा रिलेशन फॉलो करेगा। ठीक है? अगर आपको टेम्परेचर का रिलेशन आता है ना, तो मास वाला तो बिल्कुल ही ऑपोजिट कर देना है उसका। जहाँ पे डायरेक्टली है उसको इनवर्सली कर दो, जहाँ पे इनवर्सली है उसको डायरेक्टली कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है? तो अगर मान लो मैं मास को बढ़ाती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इनवर्सली है तो वो कम हो जाएगी। तो बस इसी चीज़ को रखते ग्राफ बन जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बन जाएगा कि अगर मैं मास को बढ़ाऊँ तो प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसी चीज़ का अगर मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे हो गई स्पीड, यहाँ पे हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इसका एक ग्राफ तो 1 मिनट, एक ग्राफ तो ये बन गया आपका। ये है मास m1 पे। मास m1 पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ये और आपकी प्रोबेबिलिटी है ये। अब आपने काम क्या करना है? काम ये है कि अगर मास बढ़ाया तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ना चाहिए। इसका मतलब वैल्यू कहीं ऊपर आएगी, है ना? और इधर ये कम होनी चाहिए, इसका मतलब इधर की तरफ आएगा, है ना? तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, है ना? पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे हो गई और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कम हो गई। VP2 कम है VP1 से और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? ये M2 के लिए है और M2 हमारा ज़्यादा है M1 से। तो ये ग्राफ का ट्रेंड है। ग्राफ भी पेपर में बहुत 4 पॉइंट है और चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है और बल्कि इसमें तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2022 में। अब देखो नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है ये? ये बता दो फटाफट से, क्लियर है सबको?
प्रोबेबिलिटी साइन, रिपीट, प्रोबेबिलिटी साइन कौन सा है? प्रोबेबिलिटी साइन किस चीज की बात कर रहे हैं आप? देखो, जो ये है ना सिंबल, अब प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर देखो, ये फैक्टर हमारा, तो इस फैक्टर में हमने ये वेरिएशन उठा के चलते हैं, ठीक है, हम लोग ये वेरिएशन उठा के चलते हैं। तो अगर इस वेरिएशन की बात करूं, m/t⁻³ तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा मास के साथ डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे उठाई है, ठीक है। मैंने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है वो m/t के साथ प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर t कांस्टेंट है तो m के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। तो अगर आप मास बढ़ाओगे तो प्रोबेबिलिटी ने क्या होना है, इंक्रीज होना है। और पैरेलली अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करती हूँ, तो उसमें क्या होगा आपका, तो उसमें आपका इनवर्स रिलेशन है, तो ये इनवर्सली है ना जा रहा है, तो अगर मास बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ने क्या हो जाना है, कम हो जाना है। ग्राफ है, ग्राफ में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये बना दी स्पीड, ये बना दी प्रोबेबिलिटी। तो एक तो ग्राफ इसका ये बना दिया मैंने। थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ इसको, ये बना दिया मैंने एक ग्राफ। ये था m1 पे, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है vp1, और प्रोबेबिलिटी क्या है, p1 है। तो मैंने क्या किया, मैंने मास को बढ़ा दिया, मैंने m1 से m2 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो मास इंक्रीज हुआ तो प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो इससे ऊपर ही वैल्यू जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, है ना। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब पीछे जाना चाहिए, तो उसका ग्राफ ऐसे जाएगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। पहले प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी, अब इंक्रीज हो गई, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई। पहले वैल्यू यहाँ पे थी, अब ये डिक्रीज हो गई, यहाँ पे चली गई है। तो ये था m2 पे, तो इससे p2 हमारा ज्यादा है p1 से, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपकी p1 ज्यादा है। अभी क्लियर है ये ग्राफ? ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट टेबल हो गया, एक ट्रेंड हो गया कि वैल्यू कौन सी ज्यादा है, कौन सी है ना कम है, और एक मैंने आपको ग्राफ तो बना ही दिया, और एक वेरिएशन वाला आपको पॉइंट बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे। मैक्सवेल, देखो दो चीजें हैं, हमने दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक हमने पढ़ना है स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और एक हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या है? स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में जो रेंज होती है, क्योंकि स्पीड है ना, तो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक, मेरे को नहीं पता कहाँ तक जा सकती है, तो उसकी जो रेंज है वो ये लेके चलते हैं, जीरो से इनफाइनाइट। बट वेलोसिटी जो है ना, वो माइनस इनफाइनाइट, नेगेटिव में भी जा सकती है, तो इसकी रेंज ये होती है, बस इतना फर्क है। स्पीड और वेलोसिटी में ये फर्क है, रेंज का फर्क है, कि जो स्पीड है वो हम लोग जीरो से इनफाइनाइट लेके चलते हैं, और जो वेलोसिटी है उसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेके चलेंगे। बस ये फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है, और कोई भी फर्क नहीं है। तो अब हमने स्पीड वाला तो बना लिया, अब बात है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की। अब हमारी बात है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की। अगर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का आता है ना, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो और भी आसान है बनाना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी डायमेंशन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और 3D का आएगा, फिर 2D का आएगा, फिर आएगा 1D का। तो वैल्यूज सेम वैसी ही है, प्रोबेबिलिटी की m/2 पाई केवीटी रेस टू पावर थ्री, थ्री डायमेंशन है तो 3/2, टू डायमेंशन है तो 2/2, 2/2 1 हो जाएगी वैल्यू ना। तो मैंने 2/2 1 लिखने की बजाय मैंने, है ना, तो 2/2 ही रखा था कि याद रहे माइंड में, कि 3D है तो 3/2 लेना है, 2D है तो 2/2 लेना है ना, और अगर 1D है तो 1 लेनी है वैल्यू। एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर में कोई चेंज नहीं है, ऊपर लिख लेना, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। एक्सपोनेंशियल में कोई भी चेंज नहीं है,
और यहाँ पे देखो, बस फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग लेके चल रहे थे कि 3D है तो 4 पाई वी स्क्वायर डीवी, 2D है तो 2 पाई वी डीवी, 1D तो डीवी, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सिंपली डीवी आएगा। यहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम लोग 3D में भी डीवी लेंगे, 2D में भी डीवी और 1D में भी डीवी लेके काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो आरएमएस वैल्यू है वो तो सेम ही आएगी। आरएमएस वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। 3D है तो 3 केवीटी याद रखना सबसे आसान है। 3D है तो 3, 2D है तो 2 केवीटी बाय एम और 1D है तो 1 केवीटी बाय एम और बाकी सारी वैल्यू 0 होती है इसमें। बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 होती हैं इसमें। अब ये 0 क्यों होती है? यहाँ पे एवरेज वैल्यू मैक्सवेल अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो एवरेज वैल्यू भी 0 सारी की सारी चाहे 1D है, 2D है, 3D है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी 0 होती है। अब ये 0 क्यों होती है? देखो, ये ना पीछे होता है डेरिवेशन। ये सारा काम होता है डेरिवेशन का। जैसे हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली, है ना? एक तरफ मैं एवरेज स्पीड एक तरफ हमने निकाली स्पीड, एक तरफ मैं निकाल रही हूँ वेलोसिटी, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो लिमिट्स ये लेके चलेंगे। जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेके चलेंगे, ठीक है? तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एक ऑड फंक्शन बन जाता है। ऑड फंक्शन बनेगा ये, ठीक है? क्योंकि v है ना कला v की पावर 1 है तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है एक। ऑड फंक्शन का एक रूल होता है कि जब भी लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो और फंक्शन ऑड हो आपका, है ना? फंक्शन ऑड हो तो वैल्यू 0 हो जाती है इंटीग्रेशन की। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी है, सब में ऑड फंक्शन बनेगा, ठीक है? तो माइंड में चीज़ रखना, डेरिवेशन पे जाएँगे नहीं हम, बट एक फिर भी याद रखने के लिए कि 0 क्यों आता है, माइंड में ये चीज़ रखना कि जो आपकी वैल्यू है ना, ठीक है? जो वैल्यू है वो 0 क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ पे एक तो लिमिट्स का फ़र्क हो गया। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट लिमिट्स होने की वजह से आपकी जो फंक्शन है वो ऑड बना इसलिए इंटीग्रेशन 0 हो गई और सब में 2D है, 3D है, 1D है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में भी, एवरेज वैल्यू में भी, सब में 0 बनेगा। आरएमएस वैल्यू में बस वो स्क्वायर होने की वजह से वो इवन फंक्शन बन जाता है इसलिए हट जाता है काम, है ना? तो वैल्यू कुछ ना कुछ आती है। तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तो टेबल याद रखना और आसान है। इसमें प्रोबेबिलिटी याद रखो, आरएमएस वैल्यू याद रखो, बाकी तो सब 0 है। बाकी तो सब 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड देखूँ, ठीक है? जैसे स्पीड में तो ऐसा था, स्पीड में तो आपके पास आरएमएस वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, फिर एवरेज वैल्यू थी, फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू थी। तो वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा आरएमएस वैल्यू ही है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आरएमएस वैल्यू ही है, ठीक है? बट जो क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू है और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ये इक्वल हो गए हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है ना, तो ये ट्रेंड है। आरएमएस वैल्यू सबसे बड़ी है और साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि एवरेज वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का जो वैल्यू है दोनों की 0 है। तो उसका मतलब दोनों ही क्या है इक्वल है, तो ये हो गए दोनों के ट्रेंड। पेपर में ज़रूर ध्यान से पढ़ना है कि वेलोसिटी पूछ रहे हैं या स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से रीड करना है कि स्पीड पूछा जा रहा है या वेलोसिटी पूछा जा रहा है। उसके बाद आ जाता है ग्राफ, उसके बाद आ जाता है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? स्पीड का तो ये बन गया था, स्पीड थी तो उसकी रेंज थी 0 से इनफाइनाइट, है ना? अब बात करते हैं वेलोसिटी की, जिसकी रेंज है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बस फ़र्क तो इतना ही आया ना, यहाँ पे 0 था तो इसका मतलब मैं ग्राफ यहाँ पे बना रही थी। अब ये ग्राफ तो वैसे ही बनना है, ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, बट अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे बनेगा। 1 मिनट, सेंटर पे सिमेट्री बनेगी इसकी। स्पीड में 0 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सेंटर पे बन गया ग्राफ। बस इतना ही फ़र्क है। और एक चीज़ ध्यान रखो, हमने क्या बोला था कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ पे वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इस केस में कितनी आ रही है? 0 और हमने भी यही बोला। स्पीड में वेलोसिटी में चाहे 1D है, 2D है, 3D है, सब में स्पीड की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू 0 आएगी और यही ये ग्राफ दिखा रहा है। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही फ़र्क आएगा। जो हमने मास और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखी है ना? तो उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलेगी। आपको ग्राफ तो सेम ही है ना, वेरिएशन मैंने आपको करा दी है क्योंकि उसमें जो m और बाय t वाला फैक्टर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैंने मास और टेम्परेचर की वेरिएशन दिखाई है वो डिट्टो वेलोसिटी और स्पीड के लिए दोनों के लिए सेम रहेगी। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा।
उसके बाद बात जैसे वेलोसिटी से ना मैक्सिमम टाइम्स कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं वन डायमेंशनल में बात करूं, है ना, तो जैसे वी एक्स है, एवरेज वैल्यू अगर मैं देखूं, एवरेज वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक ही चीज है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है, चाहे वी एक्स है, चाहे वी जेड है ना, वी वाई है, सब जीरो रहते हैं। अगर मैं इनका प्रोडक्ट भी ले लेती हूँ ना, प्रोडक्ट लेके भी एवरेज वैल्यू लूँ तब भी जीरो मिलेगी। चाहे मैं तीनों का प्रोडक्ट लेके एवरेज वैल्यू ले लूँ, वो जीरो ही मिलेगा, क्योंकि लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। जब एवरेज वैल्यू लेंगे ना तो और फंक्शन बन के जीरो बन जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जब भी हम लोग जैसे वी एक्स की एवरेज वैल्यू निकालें, वी वाई की निकालें, वी जेड की निकालें, है ना, वेलोसिटी के लिए, तो वो जीरो मिलेगी। अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट भी कर देती हूँ तब भी जीरो मिलेगा, और अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट करके फिर एवरेज वैल्यू लूँ वो भी मेरे को जीरो मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करती हूँ, आरएमएस वैल्यू अगर मैं वन डायमेंशनल के लिए बात करूँ तो वो होती है केबीटी बाई एम। ठीक है, आरएमएस वैल्यू वैसे होती क्या है, पहले हमने लेना होता है मीन, मतलब पहले हमने लेना होता है स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लेना है, फिर उसके ऊपर रूट डाल देना है, यही होता है ना रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर नाम में ही लिखा हुआ है कि पहले स्क्वायर करो, फिर मीन मतलब एवरेज लो, फिर उसके ऊपर रूट डाल दो, है ना। तो वही मैंने किया, पहले स्क्वायर लिया, फिर एवरेज वैल्यू ली, फिर रूट डाल दिया, तो ये आया वैल्यू। तो अगर मैं दोनों रूट कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ये एक स्क्वायर मीन आ गया, मीन स्क्वायर, ये बना है केवीटी बाई एम। तो उसका मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक 1D की बात कर रही हूँ, वी एक्स है तो केवीटी बाई एम आएगा, है ना। अगर मैं वी वाई की स्क्वायर करके एवरेज वैल्यू लेती हूँ तो केवीटी बाई एम आएगा, वी जेड की स्क्वायर करके एवरेज वैल्यू लेती हूँ तो केवीटी बाई एम आएगा। देखो एक चीज अब आपको यहाँ से पता चली कि अगर मैं जैसे सिर्फ वेलोसिटी ले रही हूँ, है ना, मतलब वी एक्स ले रही हूँ, वी वाई ले रही हूँ, वी जेड ले रही हूँ, तो जीरो आ रहा है एवरेज वैल्यू। बट अगर मैं स्क्वायर करके ले रही हूँ तो स्क्वायर करके एक इवन फंक्शन बन जाएगा, तो वैल्यू आएगी, वो कितनी आ रही है, केबीटी बाई एम, वी वाई है, वी जेड है ना, तो ये वैल्यू बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। अब हमने करना है इसके 10-15 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, लेट VMP and VRMS denote the most probable speed and root mean square speed. The magnitude, the magnitude of ratio of VMP by VRMS is, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2/3, √2/3 और 3/2। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहली चीज तो मेरे को स्पीड की बात करी हुई है इन्होंने, है ना, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी हुई है, और उसमें इन्होंने पूछा क्या है, पूछा में से है कि मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस वैल्यू की वैल्यू बताओ, है ना, रेशो बतानी है हमने। अब यहाँ पे इन्होंने कोई डायमेंशन की बात करी है, नहीं करी, तो इसका हम लोग 3D का केस लेके चलेंगे, 3D की वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि जब भी डायमेंशन मेंशन हो, क्योंकि नेचर में हर चीज है ना 3D में ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हम लोग 3D का केस लेके चलेंगे। तो 3D में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 kbt/m, और आरएमएस वैल्यू कितनी होती है 3 kbt/m। तो दोनों की रेशो लेनी है आपने, VMP/VRMS, तो यहाँ से हो जाएगा 2 kbt/m, और इधर हो जाएगा 3 kbt/m। तो kbt/kbt/m से कैंसिल, तो ये बना √2/3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था आपके 2022 में ही,
बताओ इसमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है ये, 10 सेकेंड्स में होने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं ना स्लाइड शेयर कर दूंगी इसकी, अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं भी लिखना ना मत लिखना, बाद में लिख लेना इसको, स्लाइड शेयर कर दूंगी मैं इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। हम लोग ज्यादा से ज्यादा बस अभी ना वो लगाएंगे 5 मिनट, 5 क्वेश्चन करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इन अ थिन लॉन्ग वायर एट अ टेम्परेचर T, follow a one-dimensional Maxwell velocity distribution. The most probable speed of these electrons is, ऑप्शंस हैं रूट केवीटी बाय 2 पाई m, बी ऑप्शन है रूट केवीटी बाय m, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 8 केवीटी बाय पाई m। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई किसकी, किसकी बात हो रही है? वन डायमेंशनल की। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? वन डायमेंशनल सिस्टम की बात हो रही है। तो वन डायमेंशनल में है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वन डायमेंशनल में तो चाहे वन डी, चाहे वेलोसिटी है चाहे स्पीड है, दोनों वैल्यू जीरो जीरो रहती है वन डी में। वन डी में चाहे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है चाहे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों ही जीरो रहती है। क्योंकि यहाँ पे एक तरफ उन्होंने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया और पूछ लिया स्पीड, तो कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। बट कंफ्यूज चाहे किया ना, चाहे वेलोसिटी दिया चाहे ना दिया, वन डी जब लिख दिया ना, तो मेंशन हो गया कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर सी जो है वो डायरेक्टली टिक हो जाएगा। अभी ना काफी सारे क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कल की क्लास में ही करते हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसके। कम से कम 10-15 क्वेश्चन है, कल क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, इसी के रिलेटेड। तब तक बैठ के आज आपका काम यही है, ठीक है, आज आपने साथ की साथ जो आपका ऐप में जाते हैं ना लाइब्रेरी में अपने कोर्स में, उसमें डेली प्रैक्टिस शीट वाला एक सेक्शन बना होता है। डेली प्रैक्टिस शीट में, ठीक है, आपने थर्मोडायनामिक्स के असाइनमेंट्स में जाना है, वहां पे, ठीक है, वेलोसिटी एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन करके एक असाइनमेंट पड़ी हुई है, एक प्रैक्टिस शीट है, उसको करना है बैठ के, उसको करना है, साथ के साथ उसका सोल्यूशन भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो आज बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है और कल क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, कल क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे इसकी।